साथियों, आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल डिस्कस हो रहा है और वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसा कि आप कल जानते हैं कि लोकसभा के अंदर स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर ओम बिड़ला जी स्पीकर ऑफ लोकसभा बनकर 18वीं लोकसभा में दोबारा से निर्वाचित होकर आ गए। ऐसा क्या है लोकसभा स्पीकर के पास ताकत? तो पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा में आते हैं, जिनका इंटरप्रिटेशन लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। दूसरा, कभी अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाए लोकसभा और राज्यसभा की, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, जो राज्यसभा के अंदर स्पीकर के दायित्व को निभाता है, वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन फिर भी जब लोकसभा और राज्यसभा की आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, तो उस ज्वाइंट सिटिंग को प्रेसाइड करने के लिए राज्यसभा के अध्यक्ष को मौका नहीं दिया जाता, अपितु लोकसभा के स्पीकर को मौका दिया जाता है। तो लोकसभा का स्पीकर इस मायने में बहुत खास भूमिका निभाता है। तीसरा, स्पीकर का कार्य उस पूरे हाउस की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का होता है, यानी कि डेकोरम को मेंटेन करना, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को जो अंदर चल रहा है उसको मेंटेन करना होता है। और हां, सरकार अगर कभी डुलमुल स्थिति में हो तो कास्टिंग वोट देना भी इनका काम होता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य मुझे लगता है वो ये है कि सरकार के द्वारा बजट तो लाया ही जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तरीके से, एनुअल फाइनेंशियल बिल के तरीके से, लेकिन सरकार कभी ये डिसाइड कर कोई भी बिल लेकर आए कि ये बिल मनी बिल है, तो ये बिल मनी बिल है या नहीं, क्योंकि मनी बिल के केस में लोकसभा की पावर राज्यसभा से ज्यादा होती है। तो कोई बिल, साधारण प्रस्ताव भी मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय लेने का जो अधिकार है वो भी स्पीकर के पास होता है। यानी कि कल को मान लीजिए सदन में ऐसा हो कि राज्यसभा के अंदर सत्ता पक्ष की मेजॉरिटी कम हो सकता है कि उनका कोई बिल राज्यसभा में अटक जाए। तो राज्यसभा में अटकने से बचाने के लिए लोकसभा में ही मेजॉरिटी के आधार पर अपने बिल को मनी बिल कहकर अगर पास करा लिया जाए, जैसे आधार बिल के साथ हुआ था, आधार बिल को मनी बिल बताकर पास कराया गया था। ठीक है, तो ये जो पावर है ये किसके पास है? लोकसभा स्पीकर के पास है। किसी सदस्य की क्वालिफिकेशन को डिस्क्वालीफाई करना, उदाहरण के लिए एक राजनीतिक पार्टी का कोई सांसद, मान लीजिए कि कल को इंडिया अलायंस का, इंडिया ब्लॉक का कोई सांसद निकले और जाकर के बीजेपी में शामिल हो जाए, तो इसका जो जाना है ये अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10वीं अनुसूची के अनुसार मतलब अवैध है, ये हो नहीं सकता, अलाउड नहीं है। एक सांसद निकलकर नहीं जा सकता। कितने जा सकते हैं? 2/3 जा सकते हैं, जिसे मर्जर कहा जाता है ना। मिलना अलाउड नहीं है। तो अलाउड नहीं है, ये फैसला कौन लेता है? स्पीकर लेता है। तो स्पीकर का पद इसलिए बहुत मायना रखता है। दूसरा, अगर कोई भी कमेटी है, जैसे संसद के अंदर बहुत सी कमेटियां बनती हैं, मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे सेशन में जिक्र किया है, तो उन कमेटियों का निर्माण भी यही करते हैं, कमेटी का बनाना, और अगर कमेटी बन गई तो उसको हेड करना। मतलब अगर कोई कमेटी ऐसी है जिसमें कि स्पीकर महोदय खुद भी सदस्य हैं, तो आप उस कमेटी के ऑटोमेटिक चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई सांसद कुछ गलत बयानबाजी कर दे, तो उस बयानबाजी के आधार पर उन पर क्या कार्रवाई करनी है, या कोई ऐसी गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल हो जाए, या फिर संसद में कोई ऐसी गैर गरिमामयी चीज हो जाए, तो उसके लिए भी कार्य करने का निर्धारण स्पीकर के पास होता है। अब ऐसी स्थिति में इतना महत्वपूर्ण पद है और इतने महत्वपूर्ण पद को आप दोनों छोड़कर बैठ गए, तो ये बड़ा सवाल बनता है। तो अब इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो देखिए, केसी त्यागी जी जो जेडीयू से नेता हैं, उनका एक बयान पुराना है लेकिन काम का है। उसमें उन्होंने कहा कि टीडीपी और जेडीए दोनों ही मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी स्पीकर पद पर नॉमिनेट करेगी, हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन साहब, केवल बयान से क्या होता? तो लोग इस बारे में खोज विचार करने लगे कि अल्टीमेटली ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार मान गए, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो पुराना इतिहास है वो पलटू राम के नाम से जाना जाता रहा है कि आप साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो आंसर निकल के आया जो हमने पहले एक बार सेशन किया था उसमें, और वो क्या था कि 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव हैं, और नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड रहा है कि आप चाहे किसी भी दल में रहे हो, किसी भी घटक दल में रहे हो, किसी भी गठबंधन में रहे हो, आप सीएम पद को नहीं छोड़ना चाहते। आपका पुराना इतिहास है कि आप लगभग 8 बार सीएम पद पर बैठ चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक बार यहां दिखाता हूं। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। 243 सीटों में वर्तमान की अगर हम पोजीशनिंग की बात करें, तो इस समय एनडीए के पास में, यानी कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसके पास में 133 सीटें हैं। 133 सीटों में से बीजेपी इटसेल्फ 82 सीटें लेकर के बिहार विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। उसके बावजूद भी जेडीयू, जिसके पास आधी सीटें हैं, लगभग 47 सीटें हैं, इनके पास सीएम पद का उम्मीदवार है। मतलब सीएम जो है वो जेडीयू ने अपना बनाया हुआ है। आप ऐसे समझिए कि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात बिहार में की जाए, तो 243 में से सबसे बड़ा नंबर बीजेपी के पास है। उसके बाद भी उन्होंने कम नंबर वाले को अपनी तरफ से सीएम बनाया हुआ है। यह बिल्कुल वैसे है कि अगर 240 सीटें बीजेपी के पास एनडीए गठबंधन में है लोकसभा के अंदर, और पीएम नीतीश कुमार को बना दिया जाए, यह कहते हुए कि आपके पास भले ही 12 सीटें क्यों ना हो, लेकिन आप अपना पीएम बना लीजिए क्योंकि आप जरूरी हैं। ऐसा इन्होंने बिहार विधानसभा में किया हुआ है, सरकार में रहने के लिए अपने से कम नंबर वाले। और ऐसे ही महाराष्ट्र में भी किया हुआ है। अगर आपको याद हो तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी हुआ करते थे सीएम, उनकी जगह पर शिंदे साहब को सीएम बनाया गया, जबकि शिंदे साहब के पास सीटें बीजेपी से कम हैं।
ठीक है, यानी कि जो किंग मेकर की भूमिका है वो किंग बनने का काम नीतीश कुमार जी करते रहे हैं। चूंकि 2025 में चुनाव है, ऐसी स्थिति में बीजेपी ने यहां पर नीतीश कुमार जी की जो पुरानी चाहत है कि मैं सीएम बनता रहूं, जैसे 8वीं बार सीएम बने थे नीतीश कुमार जी 10 अगस्त 2022 में, तो इन्हें इस सीएम पद को वापस से ऑफर कर दिया गया है। मतलब यह है कि अगर आप भविष्य में चुनाव हो तो उस भविष्य के चुनाव में नीतीश कुमार जी ही बिहार के अंदर बीजेपी की तरफ से और या कहे तो एनडीए की तरफ से सर्वसम्मति से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। अर्थात एक तरफ सीएम पद की गारंटी दे दी गई कि यह पद आप ही का रहेगा। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात होती है कि जहां बात की जा रही है की पोजीशंस की, तो की पोजीशंस में यह निकल कर आया कि नीतीश कुमार जी की पार्टी से ही एक माननीय सांसद राज्यसभा में ऑलरेडी डेप्यूटी स्पीकर हैं। यानी डेप्यूटी स्पीकर के पद पर जो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, ये जेडीयू से ही आते हैं और आप राज्यसभा के अंदर जो उपाध्यक्ष का पद है उसको निभा रहे हैं। ठीक है, तो डेप्यूटी स्पीकर अब लोकसभा के अंदर क्या होगा ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये जानकारी दे दी। अब बात करते हैं टीडीपी कैसे मानी होगी, क्योंकि देखिए जेडीयू और टीडीपी यानी नीतीश जी और नायडू जी, इन दोनों का ही सबसे ज्यादा चिंता था और दोनों की चिंताओं को मैनेज करने का कार्य राजनाथ सिंह जी को दिया गया था कि आप जाएं और जाकर के मैनेज करें इन लोगों को कि हाँ भाई कैसे कैसे आप साथ रहने वाले हैं। उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ओम बिरला जी को फिर से स्पीकर बनवाकर लाएंगे, तो इसके लिए सहयोगी गठबंधन से आप बात करें। तो बात का आपको जवाब कल के इस ट्वीट में मिल जाना चाहिए, जहां प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट, जब स्पीकर के पद पर ओम बिरला जी बैठ रहे हैं और उस समय प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आता है और वो ये है कि मैट एमपी कलीग्स फ्रॉम टीडीपी, आवर पार्टीज आर वर्किंग क्लोजली एट सेंटर एंड इन आंध्र प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ माय फ्रेंड चंद्रबाबू नायडू जी। We will do everything possible for the progress of India and development of आंध्र प्रदेश। मतलब यहां पर प्रधानमंत्री ने अपने आप इस बात का जवाब दे दिया कि अगर कोई यह सोच रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जी का क्या हुआ, तो जिस समय स्पीकर का पद इतना मायने रख रहा हो, उस समय प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाना कल के दिन और उस ट्वीट में यह बात कह देना कि आने वाले समय में आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हम भरपूर कार्य करेंगे, इससे ऑटोमेटिक वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि इन्हें विकास के नाम पर एक आश्वासन दे दिया गया होगा। कौन सा? क्योंकि आंध्र प्रदेश लंबे समय से स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब यह देखने योग्य होगा कि आने वाले समय में जहां 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस हो सकता है इस बजट में या अलग से देने के लिए केंद्र सरकार क्या करती है। यही वो दो बातें ऐसी लग रही हैं जिन्हें देखकर यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने जहां एक और कैबिनेट के अंदर अपने पदों पर अपने सांसदों को भरपूर पद दिए, वहीं स्पीकर जैसा पद जिसको लेकर अपोजिशन भी भड़काने का काम कर रहा था एनडीए के घटक दलों को, उन्हें भी वो पद ना देकर इन्होंने अपनी सरकार की पुनरावृत्ति तो कर ली है, पर ये कितना अच्छे से आगे इसे कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं ये देखने योग्य। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अगर आपने आज के सेशन में कुछ भी खास सीखा है तो उस बात को भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।